हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो कि असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम, तो एएलएम के अंदर लगभग सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो सभी को मिल चुका है। और कुछ एक बच्चे बचे हुए हैं, लगभग सुनने में ये आ रहा है कि 30 या 35 जो कैंडिडेट है उनके पास अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पहुंचा है। तो मैं सभी साथियों को बता दूं कि चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंट अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से बखूबी कर रहा है। तो जिन साथियों के पास अभी तक लेटर नहीं पहुंचे हैं, जल्द ही आपके पास लेटर पहुंच जाएंगे। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस अपॉइंटमेंट लेटर को कैसे फिल करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, डिटेल से एक एक बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। उसके बाद जो गेजेटेड ऑफिसर है उसको कैसे कहाँ पर क्या कुछ साइन करवाने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और जितना मेरी तरफ से आपको क्या है बताया जाएगा, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो आप अपनी तरफ से ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ देखिए, सबसे पहला लेटर का ये पहला पेज है लेटर का। देखिए इसमें जो नाम वगैरह है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा मेमो नंबर। ठीक है ना, ये ब्लर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। तो मेमो नंबर आपको दिखाई देगा, तो मेमो नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेमो नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? देखिए पहला पेज फिल नहीं करना है, दूसरा भी नहीं करना है, तीसरा भी नहीं करना है, चौथा पेज भी नहीं करना है। और आपको मैं बता दूं, ये जो 4th नंबर पेज है यहाँ पर भी मेमो नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। जैसे इनको करनाल जो है वो सर्कल मिला है, तो इसका आप ध्यान रखिए, करनाल सर्कल इनको मिला है। तो सबसे पहला पेज यहाँ से आपको शुरू करना है फिल करने के लिए। UHB1, ठीक है, 2 आपको लिखना है सबसे पहले। जैसे आपको मिला है करनाल, तो करनाल आप लिख दोगे। ओके, करनाल लिखने के बाद आपको यहाँ पर मेमो नंबर लिखना है, जो मैंने आपको बताया कहाँ पर लिखा है वो मेमो नंबर लिखोगे। कौन सी डेट को आपको ये जो फॉर्म है, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो एक्सेप्ट हुआ है, आपने एक्सेप्ट किया है, वो आप लिखोगे। ये जो पहला जो पेज है वो है एक्सेप्टेंस लेटर है ये, यानी कि आपने जो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, इसके लिए है। तो पहले आप लिखोगे मेमो नंबर, उसके बाद डेट लिखोगे। ध्यान से एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पर आप अपने साइन करोगे, जैसे साइन हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, जैसे नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे। ठीक है ना, जो भी आपका VPO है, नाथुश्री चोपड़ा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नाथुश्री चोपड़ा सिरसा, वो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दोगे। ये तो है बिल्कुल सिंपल सी बात, स्टार्टिंग का पहला पेज जो है वो। उसके बाद दूसरा पेज होता है शुरू। इसके अंदर देखिए, इसे बोलते हैं करेक्टर एंड एंटीसेडेंट फॉर्म बोलते हैं। ये आपका करेक्टर के बारे में बताते हैं भी क्या कुछ इसका आपके करेक्टर के बारे में सारी बातें हैं। फोटो लगानी है, फोटो के बारे में काफ़ी बच्चों को डाउट था कि सर फोटो लगाएंगे तो फोटो को टेस्टेड भी करवाना है क्या? नहीं जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ टेस्टेड के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है टेस्टेड करवाना फोटो को। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कहीं नाम आप यहाँ लिखो। नाम यहाँ लिखोगे, जैसे अशोक आपने यहाँ नाम लिखा, आप जो मेरा नाम मैंने अशोक लिख दिया। उसके बाद कुमार आप यहाँ लिखोगे, जैसे आपका किसी का नाम विकास कुमार है तो विकास यहाँ लिखोगे, कुमार आप यहाँ लिखोगे, ये सरनेम है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। 2 नंबर पॉइंट देखिए, आपको लिखना है प्रेजेंट एड्रेस, आप जहाँ पर रह रहे हो प्रेजेंट में, वो भी फुल। क्या विलेज का नाम है, थाना कौन सा लगता है नज़दीक, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, हाउस नंबर क्या है, गली नंबर है जो भी है, रोड वगैरह क्या है। ठीक है ना, वो आप पूरा यहाँ पर आप फिल कर दोगे। मुझे पता है आराम से आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, इसी के हिसाब से पूरा आप लिखो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है वो है होम एड्रेस। आपका होम एड्रेस कौन सा है? अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ऊपर वाला जो कॉलम में जो बातें लिखिए वो सेम एज डिट्टो आप यहाँ लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप सेम एज लिखिए। उसके बाद इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से कोई संबंध अपना नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़िए। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए 4 नंबर पे कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर
मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, ठीक है ना। यानी कि आप 5 साल से पहले कहीं पर थे और अभी आप यहाँ पर आके बसे हो, तो पहले आप कहाँ थे और कब यहाँ पर, फ्रॉम और टू लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी ये मेरे हिसाब से किसी बच्चे का नहीं होगा, तो इसको आप क्या है खाली छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसको आप या इसे डैश डैश लगाओगे तो ये आपका कोई काम का नहीं है, इसको डैश लगा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे शुरू होते हैं आपके फादर नेम, फादर के बारे में डिटेल पूरी इसके अंदर मांगते हैं। फादर नेम, ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे नेम इन फुल विद एलाइजिज इफ़ एनी, ठीक है ना। आप नेम लिखोगे यहाँ पर अपने पिताजी का, जो पिताजी फादर नेम है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस, ठीक है ना। अगर डेड है तो आप पोस्टल एड्रेस लिखिए, और अगर नहीं है तो आप क्या है, आप इसके अंदर क्या है लास्ट एड्रेस जो भी है वो आप लिख सकते हो, पहले कहाँ के थे, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पर लिखिए। बाकी इसके अंदर आप क्या है पोस्टल एड्रेस लिखिए, जो भी आपका वीपीओ है ना, वीपीओ आप लिखिए जो पोस्ट एड्रेस आपका है। या फिर पोस्ट ऑफिस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, विलेज पोस्ट ऑफिस नहीं है तो आपका डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए परमानेंट होम एड्रेस, 3 नंबर पे सी पे लिखना है परमानेंट होम एड्रेस। उसके बाद आपके पिताजी का क्या प्रोफेशन था वो आप लिखिए, डी नंबर पे प्रोफेशन लिखोगे, जॉब में थे या फार्मर है या शॉपकीपर है, कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इफ़ इन सर्विस उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है, ऑफिशियल एड्रेस लिखिए, सर्विस में नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट लिखना है नेशनलिटी के बारे में कि फादर कहाँ के है, इंडियन है, मदर इंडियन है, इस तरह से लगभग सभी इंडियन ही करेंगे, ठीक है। अगर किसी जो कोई है वो शादीशुदा है तो आप अपने वाइफ के बारे में यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो आप अपने हस्बैंड के बारे में लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये कॉलम क्या है, ये कॉलम उनका है जिनकी शादी हो चुकी है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो उनके हस्बैंड का बर्थ पैलेस लिखोगे। अगर मेल कैंडिडेट है तो उनकी किन्हीं की शादी हो चुकी है तो वाइफ का आप यहाँ पर क्या है बर्थ प्लेस लिखोगे, आपके वाइफ का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, शादी हो जाएगी आपकी फिर, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है 7 नंबर पे, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट के अंदर जो भी दे रखा है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट आपकी एज कितनी, आप 30 साल के हो गए प्रेजेंट में, आप 28 साल के हो, 27 साल के हो, 8 महीने, इस तरह से आप पूरा लिखोगे। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपके मैट्रिकुलेशन के अंदर एज क्या है वो आप लिखोगे, ठीक है। एज एट मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन के टाइम आपकी एज क्या थी वो लिखनी है आपको यहाँ पर, 10वीं क्लास में कितनी एज उम्र के थे आप। हाइट लिख दोगे, चेस्ट आपकी क्या है, और कोई भी निशान आपके कहीं शरीर पर है तो आप बॉडी का निशान आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। 8 नंबर आप देखिए, 7 नंबर तक मैं एक एक बातें बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी को ये लगे नहीं सर आप ये गलत बता रहे हो तो आप अपना सुझाव भी ज़रूर बताएं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है ये आपकी बात है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोबारा लिखना है, कौन कहाँ से आप बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड वो भी आप सेम यहाँ पर लिख दोगे लगभग, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे देखिए, कोई भी बच्चा अगर SC कास्ट से है, BC से है, EW से है तो वो आप यहाँ पर यस लिखोगे, ठीक है। जो भी आपकी कास्ट है जैसे BC है, ठीक है ना, BC लिखा आप यहाँ पर, ठीक है ना। BCA है, BCB है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखिए और इसको आप खाली छोड़िए, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद है 10 नंबर देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन ईयर, ठीक है, इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर ऑफ एज, यानी आपकी 15 साल की जो एज थी उससे पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो डिटेल आप यहाँ फिल करोगे। जैसे मान लीजिए 15 साल से पहले आपने 10th क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर तो लिख दोगे 10th, ठीक है, यहाँ पर 10th लिखोगे। एक बार दोबारा बता दो, देखिए यहाँ पर आप लिखोगे 10th, उसके बाद क्या नाम था स्कूल का आपका, कब आपने 10th क्लास के अंदर एंट्री की थी, कब आपने लिविंग किया था, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पास आपने कौन सा किया है 10th का, तो आप 10th लिखोगे।
अगर 15 साल के आप हो और आपने 12th कर लिया तो 12th आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप हाईएस्ट लिखो, 10th कोई दिक्कत नहीं है, 8th वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है बिल्कुल ये। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 11 नंबर, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीइंग एम्प्लॉयड गिवन डिटेल, अगर कोई भी जॉब में है, मोस्टली ये गवर्नमेंट जॉब की बात है, प्राइवेट वाले सेक्टर के अंदर है तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है फिल करने का ये, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर रहे हैं उनको तो फिल करना पड़ेगा ये, ठीक है। बाकी कोई कंपनी में काम कर रहा है उनको वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप वहाँ पर रिज़ाइन दे दोगे और ज्वाइनिंग मान लीजिए तो आपकी 10-15 दिन लेट भी हो जाए तो ये दिक्कत हो सकती है। बाकी आपको लगे सूटेबल तो आपने अगर रिज़ाइन दे दिया तो आप यहाँ पर रिज़ाइन वाला लिखिए, क्या रीज़न आपका रिज़ाइन का, ठीक है। फुल एड्रेस लिखिए जो भी आपका ऑफिस है, पीरियड आपका कौन सा था, कब से लेकर कब तक आपने क्या है जो है वो काम किया है कंपनी के अंदर, और क्या आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी चिंता वाली बात नहीं है, अगर प्राइवेट वाले हैं तो भी फिल कर सकते हो, अगर प्राइवेट वाले फिल ना करना चाहे तो कोई बात नहीं इसमें, ठीक है ना। गवर्नमेंट वालों को कन्फर्म फिल करना पड़ेगा ये। उसके बाद 12 नंबर देखिए, RUN, ये तो फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए है, ठीक है ना। मोस्टली है तो आप इसके अंदर फिल कीजिए, नहीं है तो आप नो लिखिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर, हैव यू एवर बीन, ये तो फिर वही है, कोर्ट केस वगैरह के अंदर आपकी कोई लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही तो नो लिखिए। किसी प्रकार की आप पर FIR दर्ज नहीं है तो आप नो लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है ना, लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नो विल फुल एड्रेस, यानी कि फुल एड्रेस से आपको जानते हो अच्छे तरीके से, 1 नंबर और 2 नंबर, वो आप यहाँ पर नाम लिखोगे उनका, और उनका छोटा सा यहाँ पर आप उनका एड्रेस भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो, इफ सो प्लीज स्टेट नंबर और लिविंग वाइफ्स हस्बैंड यू हैव, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए यहाँ तक बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कैंडिडेट यहाँ तक फिल करने के बाद आप करोगे अपना यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जैसे साइन कर दिया, उसके बाद आप प्लेस कौन सी जगह से आप हो, ठीक है, डेट और प्लेस आप दोनों यहाँ पर फिल कर लोगे। नीचे की ये जो बातें हैं ना, देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है, ध्यान से देखिए, 1 मिनट जस्ट वेट। चलिए यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, सेटिस्फाइड टू साइन बाय द गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लेंट जो है वो गेजेटेड ऑफिसर से आपको क्या फिल करवाना है। समझ में आ गई बातें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको गेजेटेड ऑफिसर से फिल करवाना है। वो अपने साइन करेंगे, कौन सी पोस्ट पे है वो लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। ये जो आपको सिर्फ एक ही गेजेटेड ऑफिसर से करवाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो करवाना है इस पेज का जो है वो एक ही पेज आपको क्या है फिल करवाना है, एक ही गेजेटेड ऑफिसर से। यहाँ पर 2 जनों से करवाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दे रखा है, एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाई एन ओथ कमिश्नर और नोटराइज और एनी अदर अथॉरिटी अथोराइज जो है उनसे करवाना आपको पड़ेगा ये, ठीक है। ये एक आपको एफिडेविट बनवाना है, ठीक है ना। इसमें आप नाम लिखोगे अपना, फादर नेम, ठीक है ना, जो भी सन ऑफ है वो लिखोगे आप। उसके बाद आधार नंबर और कहाँ से आप हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। इतना लिखने के बाद आप जो है यहाँ पर जो है वो आपका देखिए, आई एम एक्सेप्टिंग दिस अपॉइंटमेंट लेटर, कौन सी डेट को आपने एक्सेप्ट किया वो डेट लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों जगह आपको साइन करना होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों जगह साइन करोगे और प्लेस लिखोगे। उसके बाद आप किसी भी नोटरी वाला जो आपके पास कोई भी कोर्ट के अंदर है वहाँ पर आप लेके जाइए, उनको बोलिए एफिडेविट ये मुझे बनवाना है, ठीक है ना, तो वो बना के दे देंगे आपको एफिडेविट। उसके बाद ये तो बच्चे को पता है, भी देखो नो जॉब का सर्टिफिकेट है, सभी को पता है, अपना नाम हो जाएगा, ठीक है, जो फादर नेम है, डॉटर नेम है, जो आप सब कुछ यहाँ पर आप फिल कर लोगे, ठीक है, सन ऑफ जो भी है, डॉटर ऑफ। उसके बाद एज आप लिखोगे यहाँ पर, कौन सी जगह से आप हो, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी थी, और आधार नंबर आप यहाँ पर फिल कर लोगे, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपने साइन कराओगे। साइन करवाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरदार से पहले आप साइन करवाओगे, रिपोर्ट लिखवाओगे, पटवारी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या है तहसीलदार जो है वो साइन करके देंगे, ठीक है। ये काम आप करवाओगे। इसके साथ में एक तो आपको ये तहसीलदार से साइन करवाना है नो जॉब वाला,
और आपको ये जो लेटर दिखाई दे रहा है ना, देखो बॉक्स वाला, ये भी आपको क्या है तहसीलदार से साइन करवाना है। इसके बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया था, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर किसी के घर में जॉब है और नहीं भी है, दोनों को फिल करना है। ये वाला दोनों को फिल करना है, और इससे पहले वाला जो मैंने बताया है वो सिर्फ जिसके घर में जॉब नहीं है उसको फिल करना है, ठीक है ना, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी के घर में जॉब है भी और नहीं भी है, उनके लिए देखिए सीरियल नंबर 1 नंबर लिखोगे, रोल नंबर जो भी आपके रोल नंबर लिख दिया, नाम आपका क्या है, जैसे नाम आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के पिताजी जॉब में हैं तो आप यहाँ पर यस लिखोगे, ठीक है। यस लिखने के बाद कौन सी पोस्ट पे है और डिपार्टमेंट कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पर सभी का दे रखा है, किसी की माताजी जॉब में है, किसी की ब्रदर जॉब में है, किसी के स्पाउस जॉब में है, किसी का सेल्फ खुद जॉब में है पहले, या फिर कोई सन किसी का बेटा जॉब में है, तो वो आप यहाँ पर सब कुछ फिल करोगे। ये फादरलेस का हो गया, ये आपका क्या है डिनोटिफाइड का हो गया। और ये सब कुछ होने के बाद इस पर भी आपको पटवारी की साइन जो रिपोर्ट हो गई, नंबरदार के साइन होंगे। उसके बाद आपको क्या है जो भी है वो तहसीलदार है वो साइन करके आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप करवा लोगे काम कंप्लीट। उसके बाद देखिए करैक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। अब करैक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक आपको फिल करना है बस 2 नाम, आपका नाम खुद का जो भी आप डॉटर हो, वाइफ ऑफ लिख सकते हो, या फिर सन ऑफ जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो पेज आपका है ना करैक्टर सर्टिफिकेट का, ये करैक्टर सर्टिफिकेट के आप 2 प्रिंट आउट निकलवाओ, ध्यान से सुनना। इसके आप 2 कॉपी निकलवाओ खाली की, ठीक है ना। पहले आप किसी एक गजटेड ऑफिसर के पास जाओगे, उनसे आप अटेस्टेड करवा लोगे, ठीक है। फिर दूसरा जो आपके पास खाली एक और है उसको आप लेके जाओगे दूसरे गजटेड ऑफिसर के पास, उसके पास लेके जाओ और उनसे भी आप क्या ये अटेस्टेड करवा लो। और ये सब कुछ उनको पता होता है भी सिग्नेचर, डेजिग्नेशन क्या है, फ़ोन नंबर है ऑफिस का, वो फिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ ये जो आपके पास है वो 2 गजटेड ऑफिसर से आपको क्या है अटेस्टेड करवाने हैं, और वो भी अलग अलग पेज पे। कोई बच्चा बोले नहीं जी एक पेज पे करवाएंगे, तो मान लीजिए एक पेज पे कोई करवा रहा है तो किसी एक, मान लीजिए एक गजटेड ऑफिसर ने यहाँ पर साइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो अपनी पोस्ट लिख देंगे, तो दूसरा यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम बचती है और अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। तो आप इसके 2 पेज निकलवाइए और आप अलग अलग से आप साइन करवाइए, ठीक है ना। उसके बाद सब कुछ यहाँ पर आपको पता है, देखिए नेम आप लिखोगे अच्छी तरह से, आपको पता है नाम लिख दोगे, फादर नेम आप लिख दोगे, हस्बैंड नेम जो भी आप लिख दोगे। उसके बाद आपका ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ डेट ऑफ बर्थ एंड पासिंग ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाँ जी हम 10th की जो DMC है वो दे रहे हैं, ये आप लिख सकते हो इसे 10th DMC, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है, हाईएस्ट लिखोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे 10th वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपको हाईएस्ट लिखिए जो भी आपके पास। मान लीजिए किसी के पास ITI है, किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास BTech है, जो भी आप यहाँ पर कंप्लीट लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखोगे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट, आपने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद यस लिख के यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखिए कब आपने ये एक्सेप्ट किया था, वो डेट लिख दीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली क्या, यस आप लिखिए बिल्कुल हाँ जी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भी यस कीजिए। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक, बिल्कुल हमने दिए हैं ओरिजिनल, यस लिखो। और उसके बाद कौन कौन से आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले 10th का दे दिया जी हमने, उसके बाद 12th का दे दिया, छोटा छोटा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ITI का हमने दे दिया जी, उसके बाद डिप्लोमा हमने दे दिया, इस तरह से आप छोटे छोटे लिखिए, इसको फिल कर दीजिए। ओके, यहाँ पर अगला देखिए, ये आपने एफिडेविट बनवाया था नोटरी वाले से, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिए A नंबर जो है दे रखा है, यहाँ पर लिखिए, आप इसको यस कर दोगे, हाँ जी बिल्कुल हमने बनवा रखा है, यस करोगे पहली वाली लाइन। तो A नंबर देखिए, A नंबर यहाँ पर आप लिखो, लिखने के बाद क्या दे रखा है, देट यू आर नोट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से आप डिसमिस नहीं हुए हो, तो आप लिखिए ना जी हम नहीं हुए किसी भी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस, नो लिख दीजिए बस, ठीक है, खाली नो लिखिए। उसके बाद B नंबर लिखो, उसके बाद पूछ रहे हैं भी आपके पास यू हैव ओनली 1 लिविंग वाइफ,
हस्बैंड अनलेस यू आर एग्जाम्प्टेड बाई एनी पर्सनल लॉ अप्लीकेबल, ये आप अगर किसी के पास नहीं है वीडियो वगैरह तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अनमेरिड हो और शादी आपकी होगी बाद में, और फिर आप क्या है दहेज लोगे, तो आप बोलो नहीं जी हम दहेज नहीं लेंगे, ठीक है ना, नो। उसके बाद आप क्या है डी नंबर पे आप लिखोगे, डी पे, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, शादी होने के बाद आप दहेज नहीं लोगे, आप बोलोगे नहीं जी दहेज नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप फिल कर सकते हो, मोस्टली नो ही इसके अंदर फिल होंगे। नेक्स्ट क्या है 11 नंबर पे देखिए, करेक्टर एंड एंटीसेंडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट, यानी कि आपने जो करेक्टर एंड एंटीसेंडेंट फॉर्म है वो आपने डुप्लीकेट भी बनवा रखा है, यानी कि इसकी फोटोकॉपी आपने दे दी साथ में, क्या बिल्कुल हमने दी है जी, तो ये लिखिए आप, ठीक है, यस लिखो। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर, 2 गजेटेड ऑफिसर से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवा लिए, बिल्कुल करवाया जी, यस लिखो इसमें, ठीक है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी प्रीवियस जो एम्प्लॉयर है तो वो आप क्या है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने जमा करवाया है नहीं करवाया, वो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। और जिनके पास कोई जॉब में नहीं है तो वो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, इसे डैश लगा के। एक्स सर्विसमैन वगैरह है, SC BC जो भी कास्ट आपको प्रूफ मिला है, यानी कि जो रिजर्वेशन के अंदर है, EWS है, BC है, SC, आप यस लिख के, अगर किसी ने फ़ायदा लिया है तो यस लिखो, और जो भी आपकी कैटेगरी जैसे BCA है तो BCA लिखो, किसी ने फ़ायदा नहीं लिया तो आप यहाँ पर डैश लिख सकते हो, ठीक है ना, डैश लगा देना। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना है, 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ, ठीक है ना, बिलोंगिंग SC, सब कुछ ये आपके पास सर्टिफिकेट जितने भी है, मैट्रिक के है, एकेडमिक के सर्टिफिकेट आपके पास है, प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके सर्टिफिकेट है, जो आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, सभी की फ़ोटोकॉपी करवा के आपको अटेस्टेड करवाना है गजेटेड ऑफिसर से, ये भी, ठीक है। 2 सेट ऑफ कॉपी आपको अटेस्टेड करवाना, ध्यान रखना इसका भी। अटेस्टेड लिखा है, सेल्फ नहीं लिखा हुआ, देखिए इसके अंदर सेल्फ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो खुद को अटेस्टेड नहीं करना, ये भी आपको गजेटेड ऑफिसर से ही अटेस्टेड करवाने हैं। उसके बाद 4 नंबर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यस बिल्कुल हमारे पास 4 है फोटोग्राफ, यस लिखिए। यहाँ तक तो काम आपने कंप्लीट कर लिया, लास्ट पेज बचा है बस 14 नंबर, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप क्या है कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ काम आपका। चेक लिस्ट आपको फिल करनी है, यहाँ तक आप नाम, रोल नंबर, कैटेगरी आपकी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट फिल करने के बाद सब कुछ आपको देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिया, बिल्कुल दिया है जी, एफिडेविट आपने दिया है, बिल्कुल दिया है जी, मेडिकल आपने दे दिया, बिल्कुल हमने किया जी, एक्सेप्टेंस अपॉइंटमेंट बिल्कुल हमने ले लिया जी। इस तरह से आप सभी पे क्या है, मोस्टली लगभग सभी पे आप क्लिक करोगे यस का निशान, ठीक है ना, यस का निशान क्लिक करोगे। ओरिजिनल मैट्रिक यहाँ जी बिल्कुल हमने सबमिट करवाया है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है वो आपने दिया है क्या, बिल्कुल दिया जी, हिंदी के लिए भी हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से 14 नंबर पे, अगर कोई भी किसी ने फ़ायदा उठाया है रिजर्वेशन कैटेगरी का तो वो आप यस करोगे, नहीं उठाया तो आप इसमें नो लिख सकते हो, ठीक है ना, खाली छोड़ सकते हो इसको। और जिसने भी फ़ायदा उठाया तो आप यहाँ पर BCA SC है जो भी आपकी कैटेगरी है वो आने से लिखोगे आप साथ में, जिसने फ़ायदा उठाया, मान लीजिए किसी ने EWS का फ़ायदा उठाया है तो यस किया और यहाँ पर लिखोगे EWS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, करेक्टर एंड एंटीसेंडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट, बिल्कुल हमने दिया है, डुप्लीकेट जमा करवा दिया। करेक्टर एंड सर्टिफिकेट 2 गजेटेड ऑफिसर से बिल्कुल साइन करवा लिए हमने। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, अगर किसी का है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नोट अवेलेबल किसी के पास है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगभग नोट अवेलेबल करोगे, मुझे पता है बच्चों के पास कोई एम्प्लॉय कम ही होते हैं, और जो एम्प्लॉय हैं ठीक है ना उन्होंने वो जमा करवा ही देंगे अपना, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी, फिर वही बात है, आपको 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, सारे डॉक्यूमेंट है इनके, आपको अटेस्टेड कॉपी आपने अटेस्टेड करवा ली, बिल्कुल करवाइए जी। और ये काफ़ी बच्चों को डाउट था 19 नंबर पर EPPG का क्या है बताइए जी। और EBPG का मतलब क्या होता है, पहले जो है वो SA की पोस्ट निकली थी, आप सभी को पता है 2016 के अंदर, उस टाइम एक कैटेगरी थी अलग, जनरल के अंदर ही बटी हुई थी एक कैटेगरी, ठीक है ना, तो वो हमारे पास है नहीं, किसी के पास नहीं है अभी, तो वो कैटेगरी ही बंद कर दी है, तो ठीक है, तो इसका आप क्या है खाली छोड़ सकते हो, इसको नो लिख सकते हो यहाँ पर, ओके। तो ये कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको एक एक करके बता दिया
किसी को लगे भी सर आपने ये सही नहीं बताया, यहाँ पर आप ये बताना चाहिए था, तो आप एक बार अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सभी का क्या करना है, आप सभी को पहले आप कंप्लीट फॉर्म फिल कीजिए टोटली। आप ये जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर फिल करने के बाद इसकी आप 2 सेट ऑफ कॉपी तैयार करवा लीजिए। एक तो ओरिजिनल हो गया जो आपने खुद पेन से लिखा हुआ है, दूसरा इसकी आपको फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। ठीक है ना, ये नहीं अभी आप इनके सभी के खाली के कॉपी निकलवाओगे उसके सभी को भरोगे, ऐसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अच्छी तरह से साफ साफ भर के बढ़िया तरीके से उसको आप क्या करोगे, फ़ोटोकॉपी करा लो 2 अलग से ही, हो सके तो 3 भी करवा सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी बातें बता दी। बाकी कोई भी बात अगर पेंडिंग रहे, किसी को समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि आज का दिन सभी को पता है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त का दिन जो कि स्वतंत्रता दिवस का हमारा दिन है। ठीक है, तो इस दिन पर क्या है, केटीपी क्लासेस ऐप पर 50% ऑफ चल रहा है। मैक्सिमम क्या है आपको ऑफ दिया जा रहा है इसके ऊपर। कोई भी बच्चा अगर एलम ऐसे की तैयारी करना चाहे, और जो बच्चे जो सिलेक्टेड एलम है वो मुझे पता है वीडियो तो देख रहे हैं, बाकी शेयर कम ही करते हो आप, मुझे पता है अब आप एलम बन चुके हो। ठीक है, बाकी याद भी कम करते हो आप अब, तो अच्छी बात आप एलम बन चुके हो, सभी को बधाइयाँ हैं। बाकी आप ही सपोर्ट करोगे अब तभी क्या है हरियाणा के अंदर अच्छी तरह से क्या है टेक्निकल हब बन पाएगा। तो जो साथी तैयारी करना चाहें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, वो क्या है केटीपी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और अच्छी तरह से क्या है फॉर्म फिल कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।